हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज सचिन। और जो क्विक रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है उसमें पहले 4 वीडियोस हो चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स, हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडाइनमिक्स। इसी सीरीज़ में 5वां वीडियो है। इसमें सब्जेक्ट है पावर प्लांट। और जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगेन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सॉरी, कि ये जो सीरीज़ है सिर्फ रिकैपिचुलेशन के लिए है। कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हम मानते हैं, उनको जस्ट एक रिवाइज करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता किसी चीज़ को समझाने के हिसाब से, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसको समझने की ज़रूरत है तो आप अगर कोई ऐसा लगे तो हम उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ समझाने की भी वीडियोस बनाएं। सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट। पावर प्लांट में सबसे पहले स्टीम टरबाइन्स की बात होती है और शुरुआत करते हैं रैंकिन साइकिल से। सो ये रैंकिन साइकिल है और जो अपने स्टीम टरबाइन जो यूज़ होती हैं, इस तरीके से कोई सिस्टम होता है ना। बॉयलर है, में वाटर को स्टीम बनाया जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ये बॉयलर है, इसमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। देन वो स्टीम जो है स्टीम टरबाइन पे जाती है और वहाँ पे एक्सपेंड होती है, जिससे टरबाइन रोटेट होती है और कुछ वर्क आउटपुट मिलता है। वर्क आउटपुट मीन्स हमें ये टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है और जनरेटर को रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिकल पावर हमें मिलती है। और फिर एक्सपेंड होने के बाद है ना, ये हायर प्रेशर टरबाइन थी, हाई प्रेशर स्टीम सॉरी। और ये टरबाइन में एक्सपेंड करने के बाद लो प्रेशर स्टीम हो चुकी है, जो कि एक्चुअली स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर जैसा होती है। तो कंडेंसर में आती है और कंडेंसर क्या करता है कि उस जो वाटर ऑलरेडी है वो तो है ही, जो स्टीम है उसको भी कंडेंस कर देता है। तो ये सब कंडेंस होके वाटर बन जाते हैं। और ये वाटर, इस वाले को आप भी छोड़ दीजिए, ओपन फीड वाटर हीटर को, इसे इसको भी छोड़ दीजिए। तो ये यहाँ से आते हैं और फिर ये जो वाटर है ये डायरेक्ट पंप कर दिया जाता है किसको, बॉयलर को। खैर ये आपने थ्योरी में पढ़ा ही होगा, अभी इसको देखना हमारा पर्पज़ नहीं है ना, जस्ट। सो ये रैंकिन साइकिल है, इसमें आप प्रोसेस देख रहे होंगे कि 4s टू लेके 4s पे पूरा वाटर होता है, ठीक है। वाटर एट लोअर टेम्परेचर, तो गर्म किया जाता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, स्टिल वाटर ही रहता है। जब 5 पे पहुंचता है उसके बाद वो वाटर में से कुछ स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। तो बीच में जो है मिक्सचर है वाटर प्लस वेपर का। और 6 पे जैसे ही पहुंचता है तो पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। स्टिल अगर उसको हीट करते रहेंगे तो वो उसको बोलते हैं सुपर हीट करना, है ना। जो पूरा वेपर बन गया उसके बाद भी उसको हीट कर रहे हैं तो सुपर हीटिंग। तो सुपर हीट करते हैं उसको 6 to 1 तक। तो ये रैंकिन साइकिल में सुपर हीट वाला साइकिल है। फिर 1 पे जैसे ही आता है, ये P1 प्रेशर है जो कि बॉयलर में प्रेशर है। ये पूरे में P1 है, देखिए ये लाइन जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन है P1, ये पूरी यहाँ से एक्सपेंड होती है स्टीम टरबाइन में और ये वर्क कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। 1 to 2s। अच्छा, एस इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये जो टरबाइन में एक्सपेंसन है ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाया है। स्ट्रेट का मतलब है ये एक्सिस इसमें एंट्रोपी वाली है, इनके आइसेंट्रोपिक दिखाया है ना, रिवर्सिबल और एडियाबैटिक। अगर ये बिल्कुल आइडियल नहीं होगा तो थोड़ा सा राइट साइड में से जाता है, ये डॉट 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 में राइट साइड में। ऐसे ये पंप वाला भी 4s दिखाया है, 3 to 4s, है ना। ऐसे मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं होगा तो 3 से थोड़ा सा राइट साइड में डेविएट होता है, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज की डायरेक्शन में। तो ये प्रोसेस आपको सारे दिख ही रहे हैं। 4s to 1 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द बॉयलर। देन 1 to 2s, दिस इज द
isentropic expansion of steam into the turbine. Then 2s to 3 is the constant pressure heat rejection in the condenser, और 3 to 4s is again isentropic, ये pumping है ना, isentropic compression और pressure increase है ना इन द पंप है ना। और एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि पंप जनरली लिक्विड के लिए होते हैं तो यहाँ पे 3 पे जो है पूरा लिक्विड है, लाइक दिस 5 पे पूरा लिक्विड है, 6 पे पूरा वेपर है ना। 2s ये लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, तो इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन से दिखाते हैं। तो ये सब प्रोसेस हैं। अच्छा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है सॉरी, कि किसी भी एनर्जी को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, से Q1 हीट एडिशन इनटू द बॉयलर और Q2 हीट रिजेक्शन इनटू द कंडेंसर और द टरबाइन वर्क और द पंप वर्क। सो क्योंकि ये फ्लोइंग सिस्टम है ना, तो इसमें एंथैल्पी के डिफरेंस के इक्वल होता है ना। और अगर आप एंथैल्पी डिफरेंस लिख रहे हो तो उसकी यूनिट होगी पर केजी, मतलब यूनिट मास पे। अगर कोई मास फ्लो रेट है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल हमें एनर्जी मिलती है किलो जूल है ना पर सेकंड। तो जैसे हीट एडिशन हो रहा है, तो आप ये देखिए कि हीट एडिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4s to 1 तक। एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, 1 की, क्योंकि 4s के बाद तो एडिशन हुआ, कुछ ऐड होके 1 हुआ। तो H1 ये जो डिफरेंस है एंथैल्पी का, H1 माइनस 4s, यही क्या है, हीट है पर यूनिट मास पे। मास से फ्लो रेट है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही सिमिलरली चारों को आप देख लीजिए। हीट रिजेक्शन है कंडेंसर में, कंडेंसर कहाँ से कहाँ तक है, 2s से 3 तक। तो ज़्यादा कौन है, 2s, क्यों, क्योंकि इसके बाद हीट लॉस ही होगा, तो लॉस होगा तो थोड़ी लेस वैल्यू होगी, कम होती जाएगी वैल्यू। तो 2s H2s माइनस H3 इंटू मास फ्लो रेट, H2s माइनस H3 इंटू मास फ्लो रेट। ऐसे ही अब टरबाइन का देख लीजिए, H1 माइनस H2s, पंप का H4s माइनस H3। सिंपल है और ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा एक तरीका है लिखने का। और ये आप कितना भी कॉम्प्लेक्स साइकिल ले आओ है ना, इसमें मैंने सिर्फ सुपर हीट दिखाया है। आगे आप देखोगे यहाँ पे रीहीट और रीजनरेशन, तो बहुत कॉम्प्लेक्स से साइकिल हो जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ना। खैर देखेंगे उनको। एनीवे, एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। तो ये जो रैंकिन साइकिल है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, नेट वर्क आउटपुट। तो नेट वर्क डिवाइड बाई हीट इनपुट। क्यों नेट, क्यों, क्योंकि हमें तो वही मिल रहा है, कुछ वर्क टरबाइन से मिल रहा है, लेकिन पंप चलाने के लिए तो हमें वर्क देना पड़ेगा ना। तो टरबाइन, वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क इनपुट जो हमें पंप को देना पड़ेगा, डिवाइड बाई क्यू इन, जो हीट हमने दी। अब कुछ लोग यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने एक बार गलती कर दी थी, इसको क्यू नेट लिख दिया था है ना। क्यू नेट नहीं आने का, क्यू नेट क्यों नहीं आने का, क्योंकि नेट हीट आप थोड़ी दे रहे हो, आप तो हीट सप्लाई सिर्फ बॉयलर में कर रहे हो। जो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं है ना। तो आप जो है एफिशिएंसी को आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट के टर्म्स में देखते हो। तो आउटपुट आपको टरबाइन वर्क मिल रहा है ना, लेकिन पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है ना, कुछ वर्क हम अपना पंप को चलाने में यूज़ हो जा रहा है, तो इतना ही हमें मिल रहा है। और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, हम सिर्फ क्यू इनपुट, जो बॉयलर में हीट दे रहे हैं Q1, सिर्फ वही हम इनपुट दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखें। जनरली ये सब बोला क्या जाता है, होता ही है कि जो पंप वर्क होता है वो टरबाइन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसको नेगलेक्ट भी कर देते हैं। तो अपनी क्वेश्चंस अगर इन सब के टर्म्स में देखो तो बहुत आसान से आ जाती है, और अगर नहीं भी नेगलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू होगी रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, 2 टर्म्स होते हैं, एक हीट रेट और एक ये स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन है ना। ये न्यूमेरिकल में कई बार दे के रखते हैं, तो ये अपने को पता होने चाहिए है ना। जैसे ये स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन है ना, तो ये टर्म हमें दे देगा, तो ये क्या है वो पता होना चाहिए है ना। जनरली स्टीम प्लांट की कैपेसिटी बताने के लिए भी यूज़ होता है, बट वो एक अलग बात है। अभी के लिए आप इतना देखिए कि हीट रेट जो होता है, हीट रेट वो क्या है, Q1 डिवाइड बाई वर्क नेट,
मतलब इसका ये हुआ कि 1 किलोवाट सॉफ्ट पावर प्रोड्यूस करने के लिए 1 किलोवाट सॉफ्ट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितने किलो जूल पर सेकंड हीट देनी पड़ेगी, है ना। या फिर इसको मोटे मोटे ऐसे समझ सकते हो कि 1 यूनिट वर्क आउटपुट के लिए कितने यूनिट आपको हीट देना पड़ेगा, है ना, बॉयलर में। दैट इज़ द हीट रेट। बाकी फॉर्मूला याद रख सकते हो, Q1/W नेट। ऐसी स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, तो वो क्या है, ये बोलता है कि 1 किलोवाट सॉफ्ट पावर के लिए कितनी स्टीम की ज़रूरत होगी, दैट कितने स्टीम का कंजम्पशन होगा 1 किलोवाट के लिए। 1 आया तो इसलिए स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इज कि 1 किलोवाट सॉफ्ट पावर के लिए कितनी स्टीम कंज्यूम होगी कितना स्टीम का रेट हमें चाहिएगा kg पर सेकंड में, है ना। बाकी समझने के लिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट W1/W नेट होता है। और यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें यूनिट की गलती होती है ना। कुछ लोग इस फॉर्मूले को 3600/भी करते हैं, तो वो यूनिट चेंज हो जाती है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, है ना। बस इतना ही कहूँगा कि यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना। एक आता है मीन टेम्परेचर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट है ना। आई होप आपने पढ़ा ही होगा। और काफ़ी मतलब समझने में हेल्पफुल है। क्वेश्चन मुझे पता नहीं इससे आते नहीं आते, बट समझने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप साइकिल को सिर्फ समझते हो। तो ये जो साइकिल था, इसमें आपने देखा कि 4S से लेके 5, 6 और 1 तक क्या हो रहा था, हीट एडिशन था। 4S से लेके 1 तक हीट एडिशन था। तो ये मान लो यहाँ से पंप किया था, उसके बाद से 4S, फिर 5, फिर 6 और फिर 1, देखो ऐसे ही था ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। 4S पे टेम्परेचर कम है, 5 पे ज़्यादा है, 6 पे 5 पे इक्वल है क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, 1 पे ज़्यादा है। तो टेम्परेचर क्या है, चेंज होता रहता है। तो हीट एडिशन तो पूरे प्रोसेस में हो रहा है। कुछ हीट एडिशन इस टेम्परेचर पे होगा, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे तो सिंपल क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज निकालने के लिए आप ऐसा जूम कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस था 4S, 5, 6 to 1 तक का, ये हीट एडिशन अलग अलग टेम्परेचर पे ना होके किसी एक कॉमन टेम्परेचर पे हो रहा है। और वो टेम्परेचर कितना है, मीन, दैट इज़ द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, है ना। और करेंगे कैसे, आपको सिंपल बताइए कि जो हीट एडिशन टोटल हुआ है ना इस पूरे प्रोसेस में, एक्चुअल जो हुआ वो इसके इक्वल होना चाहिए, Tm इंटू, अच्छा ये क्या आ गया, S1 - S4, है ना। तो ये देखिए आप, S1 1 की एंट्रोपी, 4 की एंट्रोपी। आपको पता ही है कि एंट्रोपी क्या होता था, dQ/T, है ना, dQ/T। तो dQ कितना हो जाएगा, T इंटू ΔS। आपने देखा होगा हीट को T ΔS के टर्म्स में लिखते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है Tm, और एंट्रोपी चेंज कितना है, S1 - S4। ज़्यादा में से कम माइनस कर दिया, ज़्यादा में से कम माइनस कर दिया। ये देखिए S1 ज़्यादा है, S4 कम है, S1 - S4 इंटू Tm। तो ये हमने मीन के टर्म्स में लिख दिया, और ये एक्चुअल में होता है, पर यूनिट मास पे देख रहा हूँ। तो यहाँ से आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यानी कि ये एक तरीके से क्या होता है कि एक एवरेज टेम्परेचर होता है जिस पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी हीट एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर एडिशन होता तो टेम्परेचर क्या होता, है ना। ऐसे ही जो हीट रिजेक्शन है 2s/3, है ना, उसको आप T2 के टर्म्स में लिख सकते हो। ये जो हीट रिजेक्ट हुआ कितना, T ΔS, T यहाँ पे कितना है, T2, ΔS कितना है, ज़्यादा में से कम, 2s - 3 और 2 - 3। तो हीट रिजेक्टेड को लिख सकते हो T2 इंटू S2 - S3, है ना। और 2 ये क्योंकि आइसेंट्रोपिक है तो 2 किसके इक्वल है, 1 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो S2 - S3 को आप S1 - S4 भी लिख सकते हो। तो ये आ गया T2 इंटू S1 - S4, है ना। अब यहाँ से ये ऐसे लिखने का सिर्फ पर्पज ये है कि आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जो रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी थी, वो नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, उसको आप, क्योंकि साइकिल है, किसी साइकिल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि नेटवर्क और नेट हीट का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होते हैं साइकिल में, ध्यान रहे, साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो और ये साइकिल है तो इसमें ये पूरा एप्लीकेबल है। तो वर्क नेट इक्वल्स टू क्यू नेट, क्यू नेट कितना है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाई हीट एडिशन। इसको आप सोल्व करो तो
वन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, हीट रिजेक्शन माइनस हीट एडिशन। और क्यू आउट जो है Q2 है वो कितना है T2 इंटू S4 माइनस S4, और क्यू इन कितना है आपने मीन टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिखा TM इंटू S1 माइनस S4। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करो तो S1 माइनस S4 कैंसिल आउट हो जाता है, ये बचता है T2 अपॉन TM। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज़ 1 माइनस T2 बाई TM। अब ये क्यों लिखा ऐसा, इसके लिखने का कारण ये था कि आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज़्यादा होगा, TM ज़्यादा होगा, तो ये पूरा टर्म जो है कम होगा, ये पूरा टर्म कम होगा, और ये 1 में से माइनस हो रहा है। अगर ये टर्म कम होगा तो ये कंप्लीट एफिशिएंसी का टर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मीन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, है ना। और अगर थर्मोडाइनमिक्स में आपने पढ़ा हो अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पे भी आपको पता चलता है कि हायर टेम्परेचर पे हीट की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी जिसको अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो ये सेम चीज़ सिग्निफाई करता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा ये जो तरीका था ना, इससे आप साइकिल में जो भी मॉडिफिकेशन करेगा इस तरीके से आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो। हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, टरबाइन वर्क, पंप वर्क, और फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला और जो भी रेट वेट निकालना हो निकाल सकते हो। अब जैसे रीहीटिंग में क्या होता है कि ये जो टरबाइन, ये जो बॉयलर में हीट एडिशन हुआ यहाँ तक, इसके बाद क्या होता था, एक्सपेंशन होता था टरबाइन में, ये हो गया एक्सपेंशन। अब अगर ये एक्सपेंशन कंटिन्यू रहता तो ये एक्सपेंशन यहाँ तक जाता। अब यहाँ तक जाने में दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉइंट होगा, जो टरबाइन का एंड पॉइंट होगा एक्सपेंशन वाला, वहाँ पे मिक्सचर होगा वाटर प्लस वेपर का। और वो जो वाटर प्लस वेपर है, वेपर से स्टीम टरबाइन में कोई दिक्कत नहीं है, वेपर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाटर से उसके ब्लेड्स ख़राब होते हैं, तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम हो, वेपर का कंटेंट ज़्यादा हो। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसमें इसको यहाँ से यहीं तक ही एक्सपेंड करते हैं, और जैसे ये यहाँ पहुँचता है कि वाटर बनने वाला होता है, कुछ अमाउंट वेपर की वाटर में कन्वर्ट ही होने वाली होती है, हम उसको दोबारा से हीट कर देते हैं, दोबारा से हीट करते हैं, और कभी कभी इसको जो पहला टेम्परेचर था वहीं तक हीट करते हैं, है ना। कम भी कर सकते हैं, बट जनरली क्या करते हैं, पूरा वहीं तक ही हीट करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर तक, और फिर दोबारा एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो दोबारा एक्सपेंड किया, तो जो पहले एक टरबाइन होती है ना, ये हाई प्रेशर टरबाइन, फिर लो प्रेशर टरबाइन, फिर ये जो एक्सपेंड होती है, तो टरबाइन को हमने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक लाना था, ले आए, बट एक सिंगल स्टेज में ना लाके पहले आधी स्टेज करी, फिर दूसरी स्टेज कंप्लीट ये करी, 2 स्टेज में ले आए। देखिए P1 से P2 तक आना था। P2 जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। तो मान लो कि ये 10 बार था और 1 बार तक हमें लाना था, तो 10 to 1 बार डायरेक्ट नहीं आए, 10 to 5 आए, और फिर 5 से लेके 1 तक आए, है ना। तो इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि स्टीम में हमें लास्ट में वाटर कंटेंट कम मिलता है। अच्छा, ऐसे ही एक आता है रीजनरेशन वाला कॉन्सेप्ट। रीजनरेशन में क्या है कि ये है यहाँ तक 1 से एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिया जाता है, जैसे M1 अमाउंट। तो अगर 1 kg इसमें स्टीम फ्लो कर रही थी, तो M1 अमाउंट किसी पर्पज़ के लिए निकाल लिया जाता है, पर्पज़ में बताऊंगा अभी। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 माइनस M1, वो फर्दर एक्सपेंड होती है, फिर वो दूसरी टरबाइन में एक्सपेंड हुई, फिर थोड़ा सा स्टीम निकाल लिया M2, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बची 1 माइनस M1 माइनस M2, वो एक्सपेंड होती है तीसरी टरबाइन में, और अल्टीमेटली फिर वो मिक्स हो जाती है और उसी साइकिल पे आती है। इसको रीजनरेशन बोलते हैं। पहले आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए कि सेम उसी तरीके से, है ना। जैसे अगर टरबाइन वर्क देखें हम, तो टरबाइन वर्क वही है H1 माइनस S2 प्लस, अच्छा H1 माइनस S2 में मास कितना है 1 kg, तो ये 1 इंटू H1 माइनस S2 प्लस, मान लो M1 kg इधर निकाल लिया, तो 2 से 3 में मास कितना बचेगा 1 माइनस M1, तो 1 माइनस M1 इंटू H2 माइनस H3, और इसके बाद जैसे जितने भी स्टेज होंगे उनको ऐसे ही लिखते जा सकते हो आप, है ना। ऐसी वर्क टरबाइन निकाल लो, ऐसी वर्क पंप निकाल लो। हीट इनपुट आप जो है आप यहीं से यहीं तक ही दे रहे हैं बस, कहाँ से कहाँ तक, ये 10 से लेके 1 तक, तो हीट इनपुट कितना होगा H1 माइनस S10, ज़्यादा H1 है ना, H1 माइनस S10 इंटू
मास फ्लो कितना है वहाँ पे 1 kg, तो H1 माइनस H10 इंटू 1 kg, है ना। ऐसे ही हीट रिजेक्शन जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक हुआ कंडेंसर में, तो मास फ्लो कितना है वहाँ पे 1 माइनस M1 माइनस M2, 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H4 माइनस H5, H4 माइनस H5, है ना। अब ये रीजनरेशन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे आपने पढ़ा होगा लेकिन मैंने इसमें एक डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए। कैसे होता है कि बॉयलर से ये स्टीम टरबाइन में जाता है 1 to 2, सपोज 1 kg आ रहा है, तो टरबाइन में से एक्सपेंड होता है थोड़ा सा पहले, है ना। देखिए 1 to 2 तक एक्सपेंड हुआ, है ना। तो जैसे ही 2 तक एक्सपेंड होता है तो उसमें से कुछ अमाउंट, सपोज 1 kg है तो 1 kg के 2 हिस्से कर दिए, एक m kg अलग कर दिया और जो रिमेनिंग 1 माइनस n है वो अलग। तो ये जो m kg है वो 1 to लेके 2 तक एक्सपेंड हुआ, है ना, और फिर इसको ब्लीड कर लिया, इसमें से निकाल लिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 माइनस n वो बाकी एक्सपेंड होगा और कंडेंसर में आएगा। फिर जो वाटर बनेगा उस पंप को इसमें OFWH, इसको बोलते हैं ओपन फीड वाटर हीटर, इसमें ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर वापस साइकिल में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1 से 2 जब आया, 1 से 2, तो ये 1 से 2 एक्सपेंड हुआ तो कितना था 1 kg, 1 kg। इसके बाद 2 से 3 जो आया तो उसमें से m माइनस हो चुका था, तो 2 से 3 में कितना है 1 माइनस m, है ना। अब ये गया यहाँ से 2 से 6, देखिए कहाँ गया, 2 से जो आया इसमें फीड वाटर में मिक्स होकर बाहर निकल रहा है, और 5 से 6 क्या है, जो 3 to 4 आया कंडेंसर से आया पंप में गया, पंप ने पंप किया 5 पे, और ये भी ओपन फीड वाटर हीटर में गया, तो दोनों मिक्स होकर 6 पे निकलते हैं। तो ये देखिए 3 to 4 कंडेंसर में गया, 4 to 5 पंप किया, और ये 5 to मिक्स होकर ओपन फीड वाटर में हीट पे गया, ये 2 से 6, है ना। तो ये मैंने एक स्टेज ऐसे ही दिखाई, ऐसे ही इसमें जितने भी स्टेज होंगे उसमें देख सकते हो, है ना। कि एनीवे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आप इसमें डायग्राम देख के कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि रीजनरेशन करते क्यों है ना। जैसे कि जो है बॉयलर वाला प्रोसेस है, साइकिल में से सिर्फ बॉयलर वाला प्रोसेस में बनाऊँ तो मान लो कि हीट एडिशन, ये पंप हो किया, है ना, पंप करने के बाद हीट एडिशन स्टार्ट हुआ, ये और ये सुपर हीट किया इसको, यहाँ से पंप किया था, ठीक है। तो इतना ये जो हीट एडिशन हुआ, है ना, ये डोम मैंने बना नहीं रहा हूँ, अब समझ जाओ इसको डोम है ना। तो इसका अगर मीन टेम्परेचर आप निकालते हैं, है ना, तो वो इसके और इसके बीच में ही कुछ आएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर इसके बीच में ही कहीं पे आएगा, है ना, अगर कोई रीजनरेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप रीजनरेशन करते हो तो आपने इसमें देखा होगा कि जो कंडेंसर से आ रहा था वो बीच में यहाँ तक आया, फिर मिक्स, तो एक्चुअल हीट एडिशन जो था आप देखिए, एक्चुअल हीट एडिशन जो था H1 माइनस H10, H1 माइनस H10, तो आप जो बॉयलर में हीट एडिशन कर रहे हो वो यहाँ से लेके यहीं तक ही कर रहे हो। ये जो बाकी का सब ये हीट ऐड कौन कर रहा है, जो हमने स्टीम ब्लीड करी है क्योंकि स्टीम गर्म है वो भी, है ना, उसके पास काफ़ी एनर्जी है, तो वो स्टीम यहाँ ओपन फीड वाटर हीटर में थोड़ा सा उसको प्री हीट कर देती है। तो मेन टेम्परेचर इस कंडीशन में मान लो ये आया, यहाँ पे ये आया। लेकिन अगर आपने रीजनरेशन किया होता तो रीजनरेशन में क्या होता, ऐसे बहुत सारी स्टेज होती है ना। एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, ये तो मैंने इधर बता दिया, दूसरा बना देता हूँ एक, है ना। ये तो सुपर हीट तो उतना ही है, लेकिन ये वाली स्टेज यहाँ ना होके, क्योंकि बीच में बहुत सारी रीजनरेशन की स्टेज हैं या 2-3 स्टेज हैं, तो ये होगा, ये फिर ये होगा, ये फिर, तो एक्चुअल हीट आपने कितना दिया यहाँ से यहाँ तक। तो जो अब आपका कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा हीट जनरेशन वाला, वो ये है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो वही है,
लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जो बॉयलर में है वो ज़्यादा है, क्योंकि बॉयलर में ये देखिए आप, बॉयलर में आने से पहले ही ओपन फीड वाटर हीटर में आपने इसको गर्म कर दिया है ना। तो बॉयलर में आने से पहले उसको गर्म कर दिया। गर्म किससे किया? टरबाइन से थोड़ी सी स्टीम ब्लीड करके उससे। तो इससे क्या हुआ कि बॉयलर में जो टेम्परेचर यहाँ एंटर करता था वो यहाँ एंटर ना करके यहाँ एंटर करेगा। तो इसका एवरेज टेम्परेचर अब कितना होगा? इसका और इसका एवरेज है ना, तो यहाँ कहीं होगा, ये होगा Tm2। जबकि पहले किसका एवरेज था? ये मिनिमम टेम्परेचर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, तो एवरेज कहीं यहाँ आ रहा था, Tim। तो आप देखो कि मेन टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया है ना, मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। और मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होने से क्या होता था? अभी आपने देखा था ना एक फॉर्मूला, कि मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर इंक्रीज होता है तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी का टर्म इंक्रीज होता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में यार माइनस है ना। तो वन लाइन में अगर बोलूँ तो आप ये कह सकते हो कि रीजनरेशन होने की वजह से मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो जाता है, और मेन टेम्परेचर हीट एडिशन होने से सीधा सीधा मतलब है कि हमारे साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती है। चलिए, तो ये बहुत डिटेल में नहीं जा रहे है ना। अब एक सोनिक वेलोसिटी आपने सुना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर पल्स इन ए फ्लूइड फॉर ए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, है ना। तो उसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है सोनिक वेलोसिटी का वो क्या है? डेल पी इज द प्रेशर डिवाइड बाई डेल रो एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी और इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, है ना। अभी इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, वो आपने अगर पढ़ा होगा तो ड्राइव किए होंगे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो ये हवा भी नहीं लगने वाली, है ना। और अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि अभी हम समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले रिकैप्चुलेट करा रहे हैं, है ना। अगर किसी को जानना होगा तो बता देना, अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें बता भी देंगे कैसे आता है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा बहुत अगर आप सोल्व करो और आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ PV/RT, है ना, तो वो आ जाता है गामा RT। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, है ना। सॉरी, ये फॉर्मूला आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। निकालते हैं साउंड वेलोसिटी, तो ये गामा R/T। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, जो गैस है उसका, है ना। T इज द टेम्परेचर बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स इन केल्विन। ओके, एक टर्म आता है इसमें मैक नंबर, है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो मैक नंबर क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी और सोनिक वेलोसिटी का रेशियो, है ना। जैसे कि कोई फाइटर जेट है, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर उसकी वेलोसिटी और इसका रेशियो निकाले तो वो मैक नंबर होगा। अगर उसकी वेलोसिटी जेट की सोनिक वेलोसिटी से ज़्यादा है तो ये नंबर मैक नंबर क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा, है ना। अगर VC से ज़्यादा है, जेट वेलोसिटी सोनिक वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और अगर जेट वेलोसिटी, है ना, जेट मतलब फाइटर जेट की अगर बात कर रहा हूँ मैं, या फिर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी अगर बात करें, तो ये जैसे कि किसी नोजल में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अगर सोनिक वेलोसिटी के इक्वल है तो वो होगा सोनिक फ्लो होगा। अगर V लेस देन C V लेस देन C है, यानी कि वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी सोनिक वेलोसिटी से कम है, तो उसको सब सोनिक बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रही है तो मैं बता देता हूँ कि हम जो बोलते हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना, तो वो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कंप्रेस नहीं होगा। अब ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो कंप्रेस ना हो, है ना। कंप्रेस तो सारी चीज़ें होती हैं, बट हाँ उसकी कितना कंप्रेस हो रहा है, कोई ज़्यादा कोई कम, उस पर डिपेंड करता है। तो जब हम बोलते हैं कि वाटर को आइडियल फ्लूइड मान लिया कि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो वहाँ उसके कंप्रेशन को भी एक जब आएंगे तो उस पर कभी बताएंगे कि वो मैक नंबर उस चीज़ को, ये मैंने M लिख दिया खाली, है ना, कुछ लोग इसको MA लिखते हैं, है ना, आप देख लेना, अगर आप MA से याद रखते हो तो MA से याद रखिए। तो वहाँ पे मैक नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ कंप्रेस हो रही है
तो वो कंप्रेसिबल होगा। और अगर इस लिमिट के अंदर कंप्रेस हो रही है तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान के चलते हैं, है ना। यहाँ पूरा इरेलेवेंट है बट मुझे याद आ गया तो बता दिया। आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट इज द स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ ये क्या है कि मान लो कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड कर रहा है और वो स्टडी स्टेट में, है ना, स्टडी फ्लो कर रहा है। देखो तीन चीज़ें हैं कि स्टडी फ्लो हो रहा है ना, टाइम के साथ उसका फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दूसरा, आइसेंट्रोपिकली उसको स्टॉप किया, फ्लो हो रहा था उसको स्टॉप किया, लेकिन आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली मतलब कोई हीट इंटरेक्शन उसमें नहीं हुआ। और आइसेंट्रोपिक है तो इसका मतलब ये भी है कि रिवर्सिबली किया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि जब स्टॉप किया तो उसके अंदर कैपेसिटी थी कि वो कुछ वर्क प्रोड्यूस कर सकता था, है ना, लेकिन हमने उससे कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं किया, कोई वर्क आउटपुट डिवाइस उसमें नहीं लगाई, तो उसमें कोई आउटपुट नहीं लिया। तो अगर वर्क आउटपुट लेते तो हो सकता है प्रॉपर्टी डिफरेंट होती, लेकिन अगर इन तीन कंडीशन में हम उसको रोकते हैं, स्टडी फ्लो को आइसेंट्रोपिकली स्टॉप करते हैं, लेकिन स्टॉप करने के लिए कोई वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हम बीच में यूज़ नहीं करते। यानी कि रोका उसको, उसकी एनर्जी को रोका, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इस जो उसकी एनर्जी थी, यहाँ पे हम उसको एंथैल्पी से बोल रहे हैं, तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी। मान लो कि इनिशियल एंथैल्पी जब वो फ्लो कर रहा है वो है h, और v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ना। अब मैं यूनिट मास के लिए लिख रहा हूँ, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कहीं पे भी आए, है ना। ये किलो जूल पर केजी के यूनिट में है ना। अगर m से मल्टीप्लाई कर देते तो काइनेटिक एनर्जी बन जाता, और इसमें मल्टीप्लाई करते तो भी किलो जूल पर केजी है तो भी किलो जूल होता। एनीवे मान के चल रहा हूँ इतने समझदार है कि यूनिट में कहीं गलती नहीं करेंगे, है ना। तो स्टैग्नेशन एंथैल्पी जो होगी वो कितनी होगी, जो उसकी एक्चुअल एंथैल्पी थी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों कन्वर्ट होके, क्योंकि रोक दिया तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो वो जो रिमेनिंग होगा क्या बन जाएगा, उसकी स्टैग्नेशन एंथैल्पी। अब जैसे स्टैग्नेशन एंथैल्पी बनी तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी आएगा, है ना। मान लो कि पहले फ्लो कर रहा था वो टी से, जैसे ही रोका उसको तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा टी नोट, है ना। उसका प्रेशर पहले पी से फ्लो कर रहा था, बाद में प्रेशर हो जाएगा पी नोट। तो उनको कैलकुलेट करने के तरीके, है ना। इसको जनरली लोग ऐसे लिखते हैं टी नोट बाई टी इक्वस टू 1 प्लस, ये माइनस में इधर है उधर आगे प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू गामा माइनस 1/2। एम मैक नंबर है, गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो है। बट मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है ये ना, है ना। अगर आपको किसी दूसरी फॉर्म में याद है तो उसी में याद रखिए जिसमें आपको इजली याद हो जाता है। मेरे को ऐसे ज़्यादा इजली याद होता था तो मैंने इसे ही लिखा है। अच्छा, यहाँ से आपको टी नोट बाई टी वन पता चल जाएगा, है ना। बाकी आइसेंट्रोपिक का अगर रिलेशन लगाओ आप तो टी नोट बाई टी इक्वल्स टू पी नोट बाई पी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, है ना। तो वहाँ से आप पी नोट बाई पी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आइसेंट्रोपिक के फॉर्मूले आपको सॉरी क्या आते हैं उन्हीं से आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो। एक मज़ेदार चीज़ इसमें है, जैसे कि हम जब पहली बार नोजल और डिफ्यूज़र को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कैसी इमेज होती है कि ये नोजल है ना। नोजल क्यों है, कन्वर्जिंग एरिया की है, और ये क्या है, डाइवर्जिंग एरिया की है। मैंने एक चीज़ इसमें बनाई नहीं आपको, एक मिनट रुको। मान लो कि फ्लो डायरेक्शन इधर है तो ये डाइवर्जिंग एरिया है। तो ये डिफ्यूज़र है, इधर है फ्लो, ये कन्वर्जिंग एरिया है तो ये नोजल है। ठीक है, ये जनरल कंसेप्ट हमारा सही है जब तक कि हम बात कर रहे हैं मैक नंबर 1 से कम है, यानी कि सबसोनिक फ्लो की, जो जनरली हमारे सारी स्टडीज़ में होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक फ्लो की, मैक नंबर 1 से, तो ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब क्या, कि नोजल होगी ये जो ऐसी होगी वो नोजल होगी और ये जो कन्वर्जिंग सेक्शन है ये डिफ्यूज़र होगा, वो डिफ्यूज़र होगा। तो ये ध्यान रखना है इसमें ना। और ये आता कैसे है, क्योंकि
ये एक फॉर्मूला है, इससे आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि नोजल को कभी भी एरिया से डिफाइन नहीं करते कि कन्वर्जिंग एरिया की है या डाइवर्जिंग एरिया की है। नोजल का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर नोजल है तो वो वेलोसिटी को, ये कंसेप्ट है, आप ध्यान रखना, आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नोजल किसे बोलते हैं, कन्वर्जिंग एरिया को। गलत, डाइवर्जिंग एरिया को भी नोजल बोल सकते हैं, है ना। तो नोजल किसे बोलते हैं, नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब डी शुड बी चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसको आप यहाँ पे रख के देखिए तो ये पॉजिटिव है और ये चेंज इन एरिया का रिलेशन है, ये चेंज इन वेलोसिटी का रिलेशन है। तो यहाँ से पता चलेगा कि अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है, मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो एरिया बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, एरिया बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मैक नंबर, ये ध्यान से देख लो आप एक बार दोबारा से, कि अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो ये टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो डी और डी पॉजिटिव रिलेशन में है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर ये बढ़ेगा चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, तो चेंज इन एरिया भी पॉजिटिव होगा, यानी कि एरिया भी बढ़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि एरिया भी इंक्रीज होना चाहिए। एरिया इंक्रीज होने का मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन। तो ये बताता है कि ये जो है ये नोजल है ना, इवन दो कैसे सेक्शन में है, डाइवर्जिंग है, एरिया है। अगर m1 से छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव होगा, और डी और डी प्रोपोर्शनल होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। जैसे कि मान लो v बढ़ा, है ना, v बढ़ा तो डी क्या हो गया, पॉजिटिव, और मैक नंबर 1 से छोटा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, क्या आया, नेगेटिव, और नेगेटिव चेंज इन एरिया क्या हो गया, एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि एरिया, डिक्रीजिंग एरिया नोजल को डिफाइन करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसी को नोजल बोलते हैं, है ना। तो ये नोजल होगा और ये डिफ्यूज़र। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको ज़रूर, है ना। और अभी भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये फॉर्मूला सिंपल है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, डी ए बाई ए इक्वल्स टू एम, डी ए चेंज इन एरिया, ए इज़ द एरिया, एम स्क्वायर माइनस 1, एम इज़ द मैक नंबर, इंटू डी वी बाई वी। और इसको आप थोड़ा बहुत इसके साथ खेल के देखिए, चेंज करके देखिए, वेलोसिटी चेंज पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, तो एरिया कैसा होना चाहिए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। हमें जनरली कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम सारी कन्वर्जिंग नोजल ही पढ़ते हैं, लेकिन डाइवर्जिंग नोजल भी होती हैं, है ना। ये जैसे ये देखिए कन्वर्जिंग नोजल, ये डाइवर्जिंग नोजल, और कुछ कंबाइंड भी होती हैं, है ना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों, है ना, ऐसी भी होती हैं, कन्वर्जिंग भी है और डाइवर्जिंग भी है। वो डिपेंड करेगा मैक नंबर पे, कि जब मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो ये नोजल बन जाती है, मैक नंबर 1 से कम है तो ये नोजल बन जाती है ना। तो वो आप इसके साथ फॉर्मूले के साथ प्ले करिए, आपको पता चलेगा। ओके ऐसे ही ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इनको आप याद रखिए, कभी कभी आते हैं एग्जाम में। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल है पी स्टार डिवाइड बाई पी नोट। क्रिटिकल मतलब जहाँ पे मैक नंबर 1 बनता है, पहले मैक नंबर 1 से कम था, जहाँ पे एक हो जाता है तो वो है पी स्टार बाई पी 2 बाई गामा प्लस 1 टू द पावर गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और ये T1 T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 के जो फॉर्मूला होता है सेंट्रोपिक का, उससे एक फॉर्मूला आप याद रखिए, दूसरा अपने आप बन जाएगा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला कई बार आता है, और इसरो के एग्ज़ाम में तो लगभग हर साल ही आता है ना। और इंजीनियरिंग सर्विस का में भी कभी कभी आ ही जाता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक, तो कोई एक याद रखिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये याद रखिए, पी स्टार बाई पी नोट, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पी स्टार बाई पी नोट डिवाइड बाई 2 अपॉन गामा प्लस 1 गामा अपॉन गामा माइनस 1। गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो है, पी क्रिटिकल प्रेशर, पी नोट उसका इनिशियल प्रेशर है। ओके, अब स्टीम टरबाइन में 2 तरीके की टरबाइन है, एक है इम्पल्स टरबाइन और दूसरी रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर चेंज नहीं होता,
है ना। ये चीज़ आपको पता होगी कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर चेंज होता है ना। ये सब चीज़ आप पढ़ते रहते हो। तो इसके बेसिक फॉर्मूले आप देख लीजिए। जैसे इम्पल्स टरबाइन में जो ब्लेड वेलोसिटी होगी, ये मैंने वी भी लिखा है, लेकिन जनरली आप सारी जगह इसको यू से लिखते हैं, है ना। तो आप जिससे भी लिखते हैं आप उसी से याद रखिए। मैंने पता नहीं क्यों वी भी लिख दिया, इसको आप यू से भी लिख सकते हो, है ना। शायद ब्लेड वेलोसिटी दिखाने के लिए मैंने वी भी लिख दिया। बाकी फॉर्मूलों में आप कभी यू देखेंगे इसको, कभी वी भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या, कि जो ब्लेड रोटेट हो रहा है, ये इसका डायामीटर अगर डी है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वी वो। अब उसमें डाया तो चेंज होगा, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है वो सिर्फ यहाँ ही आउटर पे तो फ्लो नहीं हो रहा होगा, है ना। टरबाइन में तो यहाँ से एंटर किया फ्लूइड तो यहाँ भी एंटर करेगा, सारे में एंटर करेगा। तो इसलिए ये मीन डायामीटर आता है यहाँ पे, पाई डी। ये डी का मीन डायामीटर, एवरेज डायामीटर इंटू एन, आरपीएम से जितने से रोटेट कर रहा है डिवाइड बाई 60। तो ये आप देख सकते हो। ऐसे ही फ्लो रेशियो पाई/4 इंटू आउटर डाया का स्क्वायर माइनस इनर। ये आपने फ्लूइड मशीन्स में भी देखे होंगे, है ना। बल्कि ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होता है ना, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो, आई एम सॉरी। तो ये रो जो है इसे डिनोट करते हैं, ये रो डेंसिटी नहीं है ना, ये वेलोसिटी रेशियो। अब ये टर्मिनोलॉजी ऐसी आती है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, खाली टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहिए। कभी कोई सोचे कि ये ऑप्टिमम डेंसिटी कहाँ से आ गई, ये ऑप्टिमम डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो है ना। मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ पे उसको रो से ही लिखते थे और मैंने इसी से याद रखा हुआ है। आपने अगर इसको किसी और से आर से पढ़ा होगा या एक्स से पढ़ा होगा, कहीं पे एक्स भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, तो आपने जिससे पढ़ा आप उसी से याद रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये है क्या, है ना। ये वेलोसिटी रेशियो है, किस किस का वेलोसिटी रेशियो, ब्लेड मूव कर रही है ना। तो ब्लेड का जो वेलोसिटी है वो, और जिस वेलोसिटी से फ्लूइड आके ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है V1 एक्चुअल वेलोसिटी वो, तो ब्लेड वेलोसिटी और फ्लूइड का वेलोसिटी उसका रेशियो है। अब इसको आप सिंबल कुछ भी दो, बट ये वेलोसिटी रेशियो। अब ये ऑप्टिमम कब है, जब उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी टरबाइन की। देखो इधर मैंने मैंने ग्राफ बनाया था कि इसकी ब्लेड एफिशिएंसी का जब कर्व बनाते हैं वेलोसिटी रेशियो के टर्म में, ये देखो लिखा है VB, ये छोटा सा लिखा है ना, ये पता नहीं क्या दिख रहा है लेकिन है VB, मैंने जल्दी में लिख दिया था। ये VB है, मतलब ब्लेड वेलोसिटी डिवाइड बाई V1 जो एक्चुअल वेलोसिटी है। तो इसके बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है कि पहले एफिशिएंसी बढ़ती जाती है वेलोसिटी रेशियो के साथ साथ, एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है, उसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो फिर वेलोसिटी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने लगती है अपने आप ही, है ना। तो वो हमें पॉइंट चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो पॉइंट मिलता है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेशियो पे मिलता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2Z। इसमें Z क्या है, वो नंबर ऑफ स्टेज है ना। ये स्टीम टरबाइन में आपने देखा होगा कि अलग अलग बहुत सारे स्टेज होते हैं। स्टार्टिंग से एंटर करता है, फिर पहली स्टेज में से निकलता है, दूसरी स्टेज में जाता है, तो बहुत सारी स्टेज होती हैं उसमें। तो डिवाइड बाई 2Z, जेड है उसमें नंबर ऑफ स्टेज। जिस टरबाइन की आपको एफिशिएंसी निकालनी उसमें कितने स्टेज हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ये होता है। और इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इसकी, अब वो होती कितनी है, 1 + kb/2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये kb का एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है कि अगर ब्लेड पे जब यहाँ पे स्टीम मूव कर रही है उस पर कुछ फ्रिक्शन है तो, है ना। अगर हम आइडियल कंडीशन मान रहे तो ये फ्रिक्शन आइडियल कंडीशन में मान लो कोई ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है तो 1 के इक्वल होता है। तो 1 और 1 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल आ जाता है। तो आप इसको कोस स्क्वायर अल्फ़ा याद रखिए। बाकी अगर फ्रिक्शन भी दिया है तो याद रखिए कि 2 से 2 कैंसिल हुआ था, तो आप इसको वहीं पे ना बना सकते हैं फॉर्मूले को। ओके, एक आता है एंथैल्पी ड्रॉप पर स्टेज। अब बताया ना कि बहुत सारी स्टेज होती हैं, तो उसमें सिंपल है, 2 स्टेज हैं तो हर स्टेज में हाफ हाफ हो जाएगा है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो शायद मैंने कहीं पे लिखा होगा तो बताऊंगा तुम्हें, हर स्टेज में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर पर स्टेज पूछा जाए तो आप टोटल को डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टेज कर दो तो वो हमारा इसमें फॉर्मूला आ जाता है ना, वैल्यू आ जाती है, वही सही वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर पर स्टेज का निकालेंगे तो उसका एक दूसरा तरीका है, मैं बताऊँगा, है ना। अब आता है रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर चेंज होता है ना। और ये देखिए आप इसको रिएक्शन डिफाइन करते हैं कि कितना उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन है ना। डिग्री ऑफ, ये लिखा है यहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन R, तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन से डिफाइन करते हैं।
है ना। और ये आपने सुना होगा कि 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन की जो टर्बाइन होती है उस पर उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ये लिखा भी है यहाँ पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट R = 0.5। R = 0.5 मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन 50%। सॉरी यार। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% है, तो उस पर कितना आता है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 2 cos² अल्फा डिवाइड बाई 1 + cos² अल्फा। अल्फा के नोजल एंगल जिससे वो एंटर कर रहा है स्टीम, है ना। और उस केस में वेलोसिटी रेशियो जो था ऑप्टिमम वो cos अल्फा डिवाइड बाई 2z था, इसमें सीधा सीधा cos अल्फा आता है। ठीक है, ये उससे भी आसान है। अच्छा, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन बता रहा था मैं। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है कि ΔH इन मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड में उसमें आपने मेरे ख्याल से आपने देखी तो होंगी, है ना। अगर पढ़ी होंगी तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर कुछ नहीं पता होगा, है ना। फिर तो ये आपके किसी काम का ही नहीं है वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें समझा तो मैं रहा ही नहीं हूँ, मैं तो बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ अगर पढ़ा है तो ये ऐसे ऐसे फिक्स ब्लेड होती हैं कुछ ना। फिक्स ब्लेड मतलब ब्लेड की शेप की होती हैं, है ना, ऐसे फिक्स होती हैं, फिक्स है यहाँ पे। और ये रोटर पे है इधर, ये मूविंग ब्लेड है, ऐसे रोटेट कर रही होती है, इसके साथ साथ ही ब्लेड भी रोटेट कर रही है ना। तो इसकी एरोडायनेमिक शेप होती है, ऐसे फ्लूइड एंटर करता है, एक पे से निकलता है दूसरे पे जाता है, फिर दूसरे से निकलता है तीसरे पे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो ये जो मूविंग ब्लेड है ना, ये दिस इज मूविंग ब्लेड, दिस इज फिक्स ब्लेड। तो टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन ए मूविंग ब्लेड, तो मूविंग ब्लेड सॉरी, मूविंग ब्लेड में जो एंथैल्पी ड्रॉप है डिवाइड बाई एंथैल्पी ड्रॉप इन ए मूविंग ब्लेड प्लस स्टेशनरी ब्लेड। मैंने फिक्स ब्लेड लिख दिया, फिक्स और स्टेशनरी एक ही बात है ना। तो टोटल एंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड में और फिक्स ब्लेड में, उससे के साथ इसका रेशियो किसका, मूविंग ब्लेड का और मूविंग प्लस फिक्स का, मतलब कि टोटल एंथैल्पी ड्रॉप का। तो वो जो आता है वो डिग्री ऑफ रिएक्शन है। और ऐसा देखा गया कि अगर ये 50-50 होता है दोनों में, मूविंग ब्लेड में भी और फिक्स ब्लेड में भी सेम एंथैल्पी ड्रॉप होता है, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है ना। वो कितनी होती है, 2 cos² अल्फा डिवाइड बाई 1 + cos² अल्फा। अच्छा, ये है कि इसको स्टेज बोलते हैं। जैसे मान लो ये मूविंग ब्लेड, ये फिक्स ब्लेड, ये 1 स्टेज, फिर इसके बाद मूविंग और फिक्स दूसरी स्टेज, है ना। तो nth स्टेज में मान लो कि सेकंड स्टेज में कितनी पावर प्रोड्यूस हुई, है ना, तो वो कितना होगा, जो टोटल पावर प्रोड्यूस हुई वो डिवाइड बाई 2 की पावर n, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी, मतलब पहली स्टेज में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी, दूसरी में कम, तीसरी में और कम, चौथी में और कम, ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे n बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ने से ये स्टेज पावर क्या है, कम होती जाएगी। और ओबियस भी है, जब स्टीम एंटर कर रही है जस्ट एंटर करी, तो स्टीम के पास बहुत एनर्जी है, तो वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी, टरबाइन को ज़्यादा अच्छे से रोटेट करेगी। बट जैसे जैसे वो लास्ट में तक चलती जाएगी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है ना, यूज़ होगी, एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे वो पावर प्रोड्यूस करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, लॉजिकल। अच्छा, ये अब इसमें ये देख लीजिए, ये वैसे अब इसको मैं लिखना चाह नहीं रहा था, क्योंकि इसमें सिंबल्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हर कोई अपने अपने अलग अलग सिंबल लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस ऐसे मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ये वेलोसिटी ट्रायंगल जो बनाते हैं वो ये एक वेलोसिटी ट्रायंगल है, इधर इनलेट पे, ये इनलेट पे, और ये आउटलेट पे, और ये मीन वेलोसिटी सेम है, तो इसका बेस सेम हो गया, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो गया, है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल को एक ही जगह बना देते हैं, है ना, दोनों ट्रायंगल को एक ही जगह बना देते हैं। जैसे ये बना दिया, V2 और V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, VR2 VR1 रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। U ब्लेड वेलोसिटी है। अब कोई भी वेलोसिटी जैसे V1 है कि 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक व्हील्ड कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये VW1, और फ्लो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट VF1। ऐसे ही V2 के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, VW2 VF2। तो इसमें ये देखा गया कि फ्लो वेलोसिटी जनरली
सेम है, क्योंकि VF1 और VF2 बराबर है, तो ये हाइट सेम है। तो इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर आप लगाओ तो पता चलेगा कि दिस थीटा इक्वल्स टू बीटा, दिस अल्फा इक्वल्स टू फाई, सॉरी थीटा इक्वल्स टू बीटा और दिस अल्फा इक्वल्स टू फाई, अल्फा इक्वल्स टू फाई। तो अल्फा, इससे क्या पता चला, अब इसमें अल्फा इक्वल्स टू फाई है ना। अब अल्फा इसमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल है और फाई इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी किस में आ रही है, मूविंग ब्लेड में, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी किस में आ रही है, स्टेशनरी ब्लेड में। तो यानी कि स्टेशनरी ब्लेड का एंगल और मूविंग ब्लेड का एंगल सेम आ रहा है ना। तो कंक्लूजन एक लाइन का यही निकाल सकते हो कि दोनों की शेप सेम है, शेप सेम है। तो मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड की शेप सेम है। ये किस केस में है, अगर VF1 दोनों इक्वल है, मतलब कि वो 50% रिएक्शन टर्बाइन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट आता है ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल के भी अलग अलग वो हैं कि उसमें रीहीट कर दो, रीजनरेशन कर दो, वो सब आप कर सकते हो, है ना। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी खाली सिंपल ब्रेटन साइकिल का मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेज से 1 to 2 ये कंप्रेस करते हैं एयर को ना। ब्रेटन साइकिल में एयर यूज होती है, आपको ये तो पता ही होगा। 1 to 2 कंप्रेस किया, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है ना, हीट एक्सचेंजर में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर 3 to 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिकली टर्बाइन में एक्सपेंड होगी। 4 to 1 क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर, है ना। लिखा है देखो P1 इक्वल्स टू P4 कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। बाकी ये हीट फिर कहीं पे यूज़ भी हो जाती है ना। वो कंबाइंड साइकिल में तुम देखना ये हीट आ गई, इसके नीचे एक रैंकाइन साइकिल बना दी, मैंने बनाया भी था, थोड़ा सा बना रखा है, देखिए ये बनाया ब्रेटन साइकिल, ये रैंकाइन साइकिल। तो जो ये हीट यहाँ से आई है इसमें यूज़ हो जाती है ना। अब उसको कंबाइंड साइकिल बोलते हैं, और उसकी एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी वो कितनी होती है, सिग्मा 1 एफिशिएंसी ऑफ 1 मतलब एफिशिएंसी ब्रेटन साइकिल प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2 एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्या बोलते हैं इसको, ईटा 1 ईटा 2, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी पहले की इंटू एफिशिएंसी दूसरे की, तो ये कंबाइंड साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं। खैर मैं ब्रेटन साइकिल की बात कर रहा था। तो ये साइकिल आपको पता होना चाहिए। TS डायग्राम मैंने बनाया, PV और HS ये सब डायग्राम बना सकते हो, मुझे यकीन है अगर आपने पढ़ा है तो, है ना। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 - 1/RP टू दी पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। RP क्या, प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो कौन सा, ये हायर प्रेशर और ये लोअर प्रेशर, है ना। P2 डिवाइड बाई P1 और P3 डिवाइड बाई P4, है ना, दोनों सेम ही है। तो P2 बाई P1, तो ये हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है। प्रेशर कौन बढ़ा रहा है, कंप्रेसर। कम कौन कर रहा है, टर्बाइन में एक्सपेंड होके, है ना। ये सब आप देख लेना। तो ये जो प्रेशर रेशियो है 1 - 1 डिवाइड बाई प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1/गामा। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। एयर है तो 1.4 यूज कर सकते हैं, बट हमेशा 1.4 यूज़ नहीं करना। अगर दिया हुआ है कहीं पे तो जो वैल्यू दी है वही यूज़ करनी चाहिए, है ना, क्योंकि 1.4 हमने यूज़ कर रखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए उसमें। बहुत सारी सिचुएशन है जिनमें चेंज हो जाता है। ओके, एक होता है कि ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कितना होना चाहिए, है ना। ये एनालिसिस आपने देखा होगा कि अगर ये यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जितना ये इसमें प्रेशर रेशियो ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, है ना। हाँ सही बात है, जितना प्रेशर रेशियो ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। लेकिन हमें एफिशिएंसी ही नहीं चाहिए खाली, हमें वर्क भी तो चाहिए टरबाइन से। ये जो टरबाइन वर्क मिल रहा है, तो एफिशिएंसी तो बढ़ती है प्रेशर रेशियो बढ़ने से, लेकिन एक लिमिट के बाद ये वर्क कम होना शुरू हो जाता है। ये आप एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसा होता है कि ये टरबाइन वर्क कम होने लगता है। और अगर टरबाइन वर्क ही कम मिल रहा है हमें, तो फिर वो हमारी टरबाइन हमारी किस काम की, वो एफिशिएंसी भी किस काम की, है ना। तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं चाहिए, हमें ऑप्टिमम चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब हमें वर्क भी वर्क आउटपुट अच्छा मिले, है ना। तो वो आउटपुट हमें मैक्सिमम मिले, वर्क मैक्सिमम मिले,
उसके लिए एक प्रेशर रेशियो जो है, इन प्रेशर का जो रेशियो है, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर का रेशियो, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए? टी मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई मिनिमम टेम्परेचर टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 × 2। ये 2 को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई मिनिमम टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 और उसका पूरे का स्क्वायर रूट। ये 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट भी समझ सकते हो आप, है ना। अब मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है इसमें, ये देखिए T3 इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर कितना है? T1, है ना। वो क्वेश्चन में भी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम देगा, तो उससे आप वो तो आप कर ही लेते होंगे, ठीक है। फिर मैक्सिमम, अच्छा ये ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो है, यानी कि इस पर वर्क मैक्सिमम मिलेगा। कितना होगा वो मैक्सिमम वर्क, तो वो आप कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट इस पे आते हैं कभी कभी क्वेश्चन। तो चाहे तो आपको याद नहीं है तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको याद है तो वेल एंड गुड। तो ये आएगा CP स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू मैक्सिमम टेम्परेचर का स्क्वायर रूट माइनस मिनिमम टेम्परेचर का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल, है ना। पावर प्लांट में है बहुत कुछ, बट मुझे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैं एक बार बता दिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक बार आप पूरा देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, है ना, आपके काम का हो लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, नहीं लगे तो रहने दीजिए, है ना। बाकी इसमें एक चीज़ मैंने जानबूझ के छोड़ी है, कंप्रेसर, है ना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पंप आपने पढ़ा था उसमें फ्लूइड मशीनरी में, वो वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के जैसा ही है। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आते भी कम है और वो आप अपने हिसाब से देख लेना अपनी बुक से या कहीं से। बाकी मुझे जो मेन मेन लगे वो मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो फिर ये दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरे ख्याल से 5वां वीडियो है। ऑल द बेस्ट। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है या फिर किसी उस पर डिटेल में किसी उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, है ना। आई विल बी हैप्पी मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।